तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कैप्टन ली मियान ने उस बच्चे को सेफली बचा लिया होता है, जो देखकर उसके बाकी के दोनों दोस्त बोलते हैं कैप्टन ली मियान तो अमेजिंग है। ली मियान उस बच्चे से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है मैं ठीक हूँ और मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसके दोनों दोस्त भी आते हुए बोलते हैं कैप्टन ली मियान आप उस मोस्टर के साथ फाइट करते समय काफी ज्यादा कूल लग रहे थे, क्या हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं? ली मियान बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ले सकते हो। तभी उसका ध्यान उस कैप वाले लड़के के यूनिफॉर्म पर जाता है। वो उस यूनिफॉर्म को देखकर पहचान जाता है कि ये वही यूनिफॉर्म है जिसे कि उसने अपने बेटे को गिफ्ट दिया था। जिसके बाद हम अपने एमसी की तरफ का सीन देखते हैं, जो कि टीवी पर वही मोस्टर वाला न्यूज ही देख रहा होता है। रिपोर्टर बता रही होती है एक बड़े से मोस्टर ने एक बच्चे को होस्टेज बना लिया है, अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। कैप्टन ली मियान उसे रेस्क्यू करने के लिए जा चुके हैं। ये सुन के अपने एमसी तेज से वहाँ से जाते हुए अपने मदर से बोलता है मोम डैड अभी डेंजर में है, मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। उसकी मदर उसे रोकते हुए बोल रही होती है साउफेन तुम वहाँ पर मत जाओ। तभी वहाँ पर उसका फादर आते हुए बोलता है सन हैप्पी बर्थडे। ये देखकर अपने एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही वो अपने फादर के गले लग के बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं आपको कभी नहीं देखना चाहता, शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो। उसका फादर कंफ्यूज होते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है? चलो छोड़ो, मुझे रास्ते में तुम्हारे दोस्त मिले जो कि कह रहे थे कि वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। और तभी उनके पीछे से एमसी के तीनों दोस्त निकलते हुए उसे हाय बोलते हैं। उन्हें देख अपने एमसी भी हैरान हो जाता है। तभी वो कैप वाला लड़का अपने एमसी को यूनिफॉर्म वापस करते हुए बोलता है ली बुफेन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और उसके बाकी के दोस्त भी उससे माफी मांग रहे होते हैं। वो कैप वाला लड़का बोल रहा होता है मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, क्या तुम मुझे माफ करोगे? दूसरे वाला भी बोलता है क्या तुम फ्यूचर में भी हमारे दोस्त बने रहोगे? ये सब सुन के अपने एमसी अपने फादर की तरफ देखने लग जाता है। उसका फादर बोलता है तुम एक मैन हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। अपने एमसी उनसे यूनिफॉर्म वापस लेते हुए बोलता है ऑफ कोर्स हम फ्यूचर में भी अच्छे फ्रेंड बने रहेंगे। वो तीनों बोल रहे होते हैं हमें माफ करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, अब से तुम हमारे बिग ब्रदर हो। वहीं उसका फादर घड़ी को देखते हुए बोल रहा होता है शुक्र है अभी आधी रात नहीं हुई है, अभी भी साउफेन का बर्थडे मनाने के लिए टाइम बचा हुआ है। साथ ही वो अपने वाइफ से बोलता है वाइफ केक लेकर आओ, चलो साथ में खाते हैं। लेकिन जब वो केक लाती है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके फ्रेंड बोल रहे होते हैं आखिरकार ये किस तरह का केक है, क्या इसे पोलियो मार चुका है? वहीं अपने एमसी घबरा रहा होता है क्योंकि उसी ने उस केक को खराब किया था। तभी एमसी का फादर गुस्से से बोलता है मैंने इस केक को बनाने के लिए इतना ज्यादा हार्डवर्क किया, आखिरकार इस केक की हालत इस तरह कैसे हो गई? ये सुन के अपने एमसी के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो घबराते हुए पीछे की ओर हटने लग जाता है। पर तभी उसका फादर अपने एमसी को देख लेता है और साथ ही अपने बेल्ट को निकाल के अपने एमसी के पीछे पड़ जाता है और चिल्लाते हुए उससे बोल रहा होता है तुम ब्रैट कहीं के, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इसे कितना ज्यादा मुश्किल से बनाया था? अपने एमसी भागते हुए बोल रहा होता है डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। अपने एमसी बोल रहा होता है गुस्सा ऑफ कोर्स मुझे एक बार आया था। तभी पू बोलती है ये गैर जिम्मेदार पेरेंट्स बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, मैं उनको सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अपने एमसी बोलता है लेकिन मैंने तुमको बताया ना मुझे अपने फादर पर केवल एक ही बार गुस्सा आया था, मेरे फादर तो मेरे प्राइड हैं। ये सुन के पू भी एक पल के लिए हैरान हो जाती है और फिर एमसी के पेट पर घूसा मारते हुए बोलती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे पता है तुम सोचते हो कि ऐसा कहने से मैं तुम्हारे साथ सिंपैथी रखूंगी। वहीं अपने एमसी को इससे पेन हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है प्लीज मुझे टच मत करो। तभी पू के गले में एक रस्सी आके फंस जाती है और उसे कोई पीछे से खींच रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि हायनाज होते हैं। वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं फाइनली हमने तुम्हें पकड़ लिया। ये देखकर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ये तीनों हायनाज हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी ओर पू अपने पंजे से मार के उस रस्सी को काटने की कोशिश कर रही होती है, जो देखकर वो हायनाज उसे बोलते हैं अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, हम हायनाज के फर स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये रस्सी हमारे फर से बनाई गई है जिसे तुम कभी भी नहीं तोड़ सकती, यहाँ तक कि तुम्हारे क्लोज जितने भी ज्यादा शार्प हो ये इसे नहीं काट सकते। तभी एक हायनाज पू को गले से उठा के बोलता है हमें लगा कि तुम्हें ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन तुम तो उल्टा हमारे ही टेरिटरी में आ गई। पू उससे बोलती है मुझे जाने दो, क्या तुम्हें पता है कि मेरे फादर कौन है? अगर तुमने मेरे एक बाल तक को टच करने की हिम्मत की तो मेरे फादर तुम्हें बहुत भयानक मौत देंगे। वो हायनाज बोलता है ओह क्या ऐसी बात है, आखिरकार है कौन तुम्हारे फादर जो तुम इतना बोल रही हो? पू बोलती है अपने कान को साफ कर लो और अच्छे से सुनो, मैं बीस्ट क्लैन की यंग लेडी हूँ और बीस्ट क्लैन के लीडर मेरे फादर हैं। वो हायनाज बोलता है क्या बीस्ट क्लैन के लीडर? पू बोलती है क्या तुम अब डर गए? चलो अब जल्दी से मुझे जाने दो, हो सकता है इसके बाद तुम बच जाओ। वो हायनाज बोलते हैं ये एक नंबर की झूठी है, ये जरूर वापस से कोई स्टोरी बना रही है, ये कितना ज्यादा बेकार है। और साथ ही वो गले फाड़ फाड़ के हंसने लग जाते हैं, जबकि वहीं उनसे पूछ चिल्लाते हुए बोल रही होती है मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तभी एक हायना बोलता है अगर ये सच है तो और भी ज्यादा अच्छा है, हमें उस ओल्ड मैन की वजह से इस बेकार सी जगह पर भेज दिया गया, अगर तुम्हें वो बचाने के लिए आता है तो वो वापस नहीं जा पाएगा। ये सुन के पूछ चिल्लाते हुए बोलती है बकवास करना बंद करो, तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम
मेरे फादर का कुछ बिगाड़ सको। तभी एक हयानाज अपने एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, बिग ब्रदर यहाँ पर एक और पर्सन है, क्या इसे भी हमें इसके साथ पकड़ लेना चाहिए। ये सुन के अपने एमसी घबराते हुए बोलता है, इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे अच्छे से नहीं जानता, तुम बस इसे खा लो और मुझे जाने दो। ये सुन के पू एमसी से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कितने ज्यादा बेकार बंदे हो। साथ ही वो उन हयानाज से बोलती है, मेरे पास एक बड़ी खबर है, ये बंदा डीमन क्लैन से है, अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो तुम उसे बाउंटी के बदले में एक्सचेंज कर सकते हो। ये सुन के अपने एमसी गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कितनी ज्यादा विशियस हो, तुम मुझे भी अपने साथ घसीट रही हो। वो भी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम आराम से खड़े होकर मुझे मरते हुए देखो। तभी एक हयानाज अपने एमसी के पास आके उसके सींग वाले जगह पर टच करता है, जिससे अपने एमसी का सिंग अपीयर हो जाता है। जो देखकर वो हयानाज अपने साथियों से बोलता है, ये बंदा सच में डीमन क्लैन से है, अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। तभी अपने एमसी के पीछे से वही सन गैदरिंग फ्लावर जमीन के नीचे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर अपने एमसी के पास वाला हयानाज बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तेज से अपने एमसी से दूर हट जाता है। उसका दूसरा वाला साथी बोलता है, उस डीमन को उस फ्लावर ने ऑलमोस्ट चूस लिया है, सन गैदरिंग फ्लावर से उसका खाना छीनना, वो भी रात के समय, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही वो पू से बोलता है, तो तुम्हारा यही प्लान था, तो तुम कब से यही प्लान बना रही थी कि हम उस डीमन को टच करें जिसके वजह से वो फ्लावर बाहर आए। पू बोलती है, देख के लगता है तुम उतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हो। लेकिन तभी वो पू के कंधे पर बाइट कर लेता है और फिर उसे नीचे फेंक के बोलता है, मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें जिंदा वापस ले जाके आराम से खाऊंगा, लेकिन क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कनिंग हो, इसलिए मैं यहीं पर तुम्हारे ब्लड को ड्रेन कर दूंगा और तुम्हारे स्किन को उतार के केवल तुम्हारे मीट को ही वापस ले जाऊंगा। ये सुन के पू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो हायना पू के स्किन को फाड़ने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर पू काफी ज्यादा घबरा जाती है और रोने लग जाती है। तभी अपने एमसी बोलता है, एक रियल मैन सन गैदरिंग फ्लावर से नहीं डरता, मैं ऊर्जा और विटलिटी से भरा हुआ हूँ। यहाँ तक कि अगर ये फ्लावर अगले 10 दिनों तक मुझे ड्रेन करता भी रहता है तो इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम ये मत सोचो कि कोई और नहीं कर सकता। ये सुन के उस हयाना का ईगो हट हो जाता है। वो बोलता है, तुम किसे इनकैपेबल कह रहे हो। अपने एमसी बोलता है, इतना बड़ा रिएक्शन, लगता है मैंने बिल्कुल सही बोला है। वो हयाना बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो। अपने एमसी उन्हें मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, तुम डरपोक कुत्तो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम यहाँ पर आकर मुझे टच करके दिखाओ। ये सुन के एक हयाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एमसी की तरफ अटैक करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये देखकर अपने एमसी अपने मन में सोचता है, मैं तो यही चाहता था। इसी के साथ वो हयाना अपने एमसी पर जैसे ही अटैक करता है, अपने एमसी साइड में हटके उसके अटैक को डोज कर लेता है, जिसकी वजह से उस हयाना का पंच उस फ्लावर को लग जाता है और इसके कारण वो फ्लावर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बड़े से मुंह को खोल के उस हयाना के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और एमसी जब ये देखता है कि हयाना और फ्लावर दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं तो वो वहां से चुपके से निकलते हुए बोलता है, फाइनली मैं इस फ्लावर से बच गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस हयाना ने उस फ्लावर को हरा दिया होता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। इसी के साथ वो गुस्से से अपने एमसी से बोल रहा होता है, तुम कमीने डीमन कहीं के, तुमने मुझे यूज किया। अपने एमसी बोलता है, तुम बेवकूफ डो कहीं के, तुम्हें अब जाके ये रियलाइज हुआ। ये सुन के वो हयाना बहुत ज्यादा गुस्से से एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े में काट दूंगा। अपने एमसी अपने स्वॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है, क्योंकि अब मैं एक्सपोज हो चुका हूँ तो मुझे और भी ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, चलो आ जाओ तुम भी मेरे स्वॉर्ड का मजा चखो। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लग जाता है और साथ ही वो हयाना के ऊपर अटैक कर देता है और वो बस अपने स्वॉर्ड के एक ही स्ट्राइक से उस हयाना को बीच से काट देता है। ये देखकर उस हयाना के बाकी के साथी बोलते हैं, हमारे बॉस का फर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी उस डीमन ने अपने एक ही स्ट्राइक से अपने बॉस के शरीर को काट दिया। और क्योंकि अपने एमसी ने अपने स्वॉर्ड से एक मॉन्स्टर को मारा होता है जिसकी वजह से उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये देखकर अपने एमसी अपने मन में बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने अपनी थोड़ी बहुत पावर रिगेन कर लिया है। तो मेरी ये पावर केवल मैजिक को ही अब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि ये दूसरे रेस के मॉन्स्टरों के स्ट्रेंथ को भी अब्जॉर्ब करती है। इसी के साथ अपने एमसी बाकी के दोनों हाइनास की तरफ आते हुए बोलते हैं, वो कमीना फ्लावर, उसने मुझे इतना ज्यादा ड्रेन कर दिया है कि मेरे लेग भी वीक पड़ चुके हैं। मैं अपने पावर को रिगेन करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। ये सुन के वो दोनों डर के भागते हुए बोलते हैं, जल्दी करो यहाँ से भागो, हम उसके मैच नहीं है। ये देखकर अपने एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, हे प्लीज मत भागो, मुझे अपना पावर रिगेन करना है, यहाँ से मत भागो। तभी अपने एमसी का ध्यान अपने साइड में जाता है। वो एक इविल से स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक और भी है। और वो और किसी की नहीं बल्कि पू की बात कर रहा होता है। साथ ही वो हंसते हुए पू की तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देखकर पू घबराते हुए उसे पूछती है, हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अपने एमसी बोलता है, मुझे इतनी बुरी तरह से ट्रिक करने के बाद क्या तुम सच में ये सोचती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। उसे देख पू घबराते हुए अपने मन में सोचती है, इसकी आंखें पहले से पूरी तरह से डिफरेंट हैं, ये कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सच में मुझे मारने जा रहा है। एमसी भी अपने स्वॉर्ड को उठा के उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी पू घबराते हुए उसे बोलती है, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। पर अपने एमसी उसे मारता नहीं बल्कि उसके गले की रस्सी को काट देता है। साथ ही वो अपने कपड़े को फाड़ के पू के ब्लड को रोकने के लिए उसके कंधे के घाव पर बांध देता है। ये देखकर पू एमसी से काफी ज्यादा
इम्प्रेस हो जाती है। इसी के साथ अपने एमसी उससे बोलता है अगर तुम ब्लीडिंग से मरना नहीं चाहती तो जल्दी से किसी क्लिनिक पर जाओ, मैं तुम्हें माउंटेन के नीचे नहीं ले जा सकता। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है। जो देखकर पूछ से बोलती है हे तुम कहाँ पर जा रहे हो? अपने एमसी बोलता है ऑफ कोर्स मैं मीमा फ्लावर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वो दोनों है ना जरूर से इन्फोर्समेंट के लिए गए होंगे, मैं यहाँ उनके वापस आने का इंतजार नहीं करने वाला। वो खड़े होते हुए बोलती है मेरे लिए रुको, मैं अभी तुम्हारे साथ आती हूँ। और वो दौड़ के एमसी के पास आने लग जाती है, लेकिन वो एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर अपने एमसी बोलता है तुम फिर से पहले की तरह ही एक्ट कर रही हो, क्या तुम किसी दूसरे ट्रिक का यूज नहीं कर सकती? साथ ही वो उसे उठाते हुए बोलता है हे अब उठ भी जाओ, लेकिन पू नहीं उठती। जो देखकर अपने एमसी बोलता है क्या वो इस बार सच में बेहोश हो चुकी है? तभी एमसी के पीछे से कोई बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो? और साथ ही उसके पास एक स्पेयर आके गिरता है, जिससे अपने एमसी बाल बाल बचता है। और स्पेयर को फेंकने वाले और कोई नहीं बल्कि वही दो गार्ड होते हैं। उन्हें देख अपने एमसी भी पहचान जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो वही बीस्ट है जो कि गेट पर गार्ड कर रहे थे। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या ये मुझे देखने के लिए आए हैं? तभी वहाँ मैट्रिया और वो लड़की यंग मिस बोलते हुए पू के पास आ जाती है। वो कैट वाली बीस्ट रोते हुए पू को पकड़ के बोलती है यंग मिस प्लीज आप मरना मत, अगर आप मर गई तो मैं क्लैन लीडर को कैसे फेस करूंगी? तभी मैट्रिया पू को चेक करती है और फिर एक राहत की सांस लेते हुए बोलती है यंग मिस केवल ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हुई है। ये सुन के अपने एमसी मन में बोलता है क्या यंग मिस तो ये सच में बीस्ट क्लैन के लीडर की बेटी है? तभी वो छोटे वाला गार्ड अपने एमसी को देखकर कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं क्या तुम वही नहीं हो जो कि मैट्रिया के साथ आए थे? तुम भला एक डीमन कैसे हो सकते हो? और ये सुन के पीछे से मैट्रिया भी घबरा जाती है। वो बड़े वाला बीस्ट गार्ड बोलता है उसने खुद को बीस्ट क्लैन का मेंबर बता के मिस मैट्रिया को ट्रिक किया होगा। मैट्रिया भी बोलती है तुम सही कह रहे हो, डीमन क्लैन के लोग बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस थी जिसके कारण मैं इसके ट्रिक में फंस गई। डॉग ब्रो और बियर ब्रो प्लीज इसे मेरे लिए एक लेसन सिखाइए, यंग मिस ने पहले ही बहुत ज्यादा ब्लड को लॉस कर दिया है, मैं इन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जा रही हूँ। ये सब सुन के अपने एमसी मन में बोलता है भले ही तुम खुद को इससे बचाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मुझे और भी ज्यादा फंसाने की क्या जरूरत थी? तभी उस छोटे वाले बीस्ट गार्ड का ध्यान आयनास के डेड बॉडी पर जाता है। ये देखकर वो अपने दूसरे वाले साथी से बोलते हैं ये एरिया आयनास के ट्रेटी से बहुत ज्यादा पास है, ये सेफ नहीं है, इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम उनके साथ जाओ। ये सुन के वो बड़ा वाला बीस्ट गार्ड वहाँ से मैट्रिया के पीछे चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर वो गार्ड और अपने एमसी अकेला बच जाते हैं। वो गार्ड अपने एमसी को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। अपने एमसी उससे बोल रहा होता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम्हारे यंग मिस की ये हालत मैंने नहीं की। वो गार्ड बोलता है मुझे पता है ये आयनास ने किया है। अपने एमसी बोलता है ये तो अच्छी बात है कि ये तुम्हें पता है, हालांकि मैंने बॉर्डर को पार करने के लिए बीस्ट क्लैन का रूप धारण किया था, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हारे क्लैन लीडर के बेटी को तो बचा लिया। लेकिन तभी वो बीस्ट काफी स्पीड में अपने एमसी के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो सेंस करने के बाद अपने एमसी काफी स्पीड में उसके अटैक को डोज करता है। इसी के साथ अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, लकीली मैंने अपने गार्ड को डाउन नहीं किया था, नहीं तो अभी तक मेरे बॉडी के 2 टुकड़े हो चुके होते। तभी वो बीस्ट गार्ड बोलता है मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने आयना से कैसे फाइट किया या फिर तुम कैसे एनिमीज बने, तुम्हें वहाँ पर जाने देना और यंग मिस को हार्म करने का चांस देना ये मेरी फेलियर थी, तो इसके लिए मैं तुम्हें जरूर से एक भयानक मौत दूंगा। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्पीड में अपने एमसी के ऊपर वापस से अटैक कर देता है। अपने एमसी जैसे तैसे करके उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है जैसा कि बी रैंक के मोस्टर से एक्सपेक्ट की जा सकती है, ये उन डीमन बीस्ट से पूरी तरह से अलग लेवल पर है जिन्हें मैंने पहले मारा था। इस समय मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इससे फाइट कर सकूं, लेकिन अगर मैं इसके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो इससे ना केवल मेरा लॉस्ट हुआ हुआ स्टेमिना रिकवर हो जाएगा, बल्कि यहाँ तक कि मेरा डायरेक्टली लेवल अप भी हो जाएगा। इसी के साथ अपने एमसी ये सब सोचते सोचते उससे फाइट भी कर रहा होता है। तभी अपने एमसी अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर काफी पावरफुल एक अटैक करता है, लेकिन वो गार्ड केवल अपने एक ही हाथ से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ये देखकर अपने एमसी भी शॉक हो जाता है। तभी वो गार्ड अपने एमसी के पेट पर किक मारता है, जिससे अपने एमसी उड़ते हुए पीछे की ओर गिरने लग जाता है। लेकिन एमसी के गिरने से पहले ही वो गार्ड काफी स्पीड में अपने एमसी के पास आके वापस से अटैक करने लग जाता है। अपने एमसी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है लास्ट अटैक मेरे पावरफुल अटैक में से एक था, लेकिन इसने उसे काफी आसानी से ब्लॉक कर दिया और साथ ही बहुत जल्दी काउंटर अटैक भी कर दिया। क्या फास्ट होने का ये मतलब है कि उसकी कोई भी कमजोरी नहीं है? मुझे याद है कि मैंने एक बार कुत्ते और बिल्लियों की लड़ाई का एक वीडियो देखा था। कुत्ते मुख्य रूप से हमला करने के लिए अपने मुंह का यूज करते हैं, हालांकि वो अपने ताकत के कारण एडवांटेज में होते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी और कमर कठोर होती है, इसके कारण वो अपने पोजीशन को तुरंत ही एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो लड़ते समय केवल काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से छोटी सी बिल्लियों से उनकी फाइट अक्सर ड्रॉ हो जाती है। तो इसका मतलब जब तक मैं उन सब चीजों को फॉलो करते हुए इससे फाइट करता हूँ तो मैं एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से जीत सकता हूँ। इसी के साथ अब अपने एमसी को देखते हैं। अपने एमसी उस बीस्ट के पीछे आ चुका होता है और बोलता है फाइनली मुझे एक चांस मिल चुका है, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है।
लेकिन ये चीज उस बीस्ट को सेंस हो जाती है और वो काफी ज्यादा स्पीड में वहां से हट जाता है, जिसके कारण अपने एमसी का अटैक जमीन से टकराता है। अपने एमसी बोलता है क्या उसने इसे डोज कर लिया। वो गार्ड अपने एमसी से बोलते हैं तुम वो पहले डीमन हो जिसने कि मेरी वीकनेस को इतनी जल्दी ढूंढ लिया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम आज यहीं पर मरने वाले हो। तभी अपने एमसी उसके फेस पर मिट्टी चला के मारते हैं, जिसकी वजह से वो बीस्ट कुछ समय के लिए कुछ देख नहीं पाता। इसी के साथ वो उस धूल को साफ करके जब अपने सामने देखता है तो वहां पर अपना एमसी नहीं होता, जो देखकर वो बोलता है क्या वो भाग गया। साथ ही वो अपने साइड में देखता है जहाँ अपने एमसी भाग रहा होता है। ये देखकर वो गार्ड बोलते हैं इस फॉरेस्ट में मेरी स्पीड से मैच करना ये पूरी तरह से मूर्खता है। नेक्स्ट सीन में हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि काफी स्पीड में भाग रहा होता है और पैनिक होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है मेरी बॉडी अब पूरी तरह से थक चुकी है। मैं पहले ही उस फ्लावर में काफी लंबे समय तक फंसा रहा, जिसकी वजह से मेरी स्टेमिना ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। अगर मैं इसी स्पीड से भागता रहा तो मैं जल्दी पकड़ा जाऊंगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। अपने एमसी एक जगह रुक के लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और साथ ही अपने मन में बोल रहा होता है मैं अब और भी नहीं भाग सकता। मैंने अपने लास्ट अटैक में अपनी सारी ताकत को लगा दिया था, क्या मुझे बस यहीं पर बैठकर मरने का इंतजार करना होगा। लेकिन तभी वो अपने साइड में कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ये एक फ्लावर होता है जिसे देख अपने एमसी बोलते हैं क्या ये सन गैदरिंग फ्लावर है? मेरे पास एक मस्त प्लान है। फिर हम उस गार्ड को देखते हैं जो कि अपने एमसी का पीछा करते हुए आ रहा होता है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारते हुए काफी ज्यादा स्पीड में आगे की ओर जा रहा होता है। इसी के साथ वो एक टहनी पे बैठ के नीचे की ओर देखता है जहाँ उसे अपने एमसी दिखाई देता है। उससे देख वो खुश होते हुए बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और इसी के साथ वो काफी स्पीड में अपने एमसी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अब देखता हूँ तुम कहाँ पर बच के जाते हो। और वो जैसे एमसी के ऊपर अटैक करता है उसका हाथ उसके आर पार हो जाता है। दरअसल वो अपने एमसी नहीं होता बल्कि वो सिर्फ उसका क्लोथ होता है। ये देखकर वो गार्ड हैरान होते हुए बोलता है क्या ये एक ट्रैप था। तभी अपने एमसी वहां पर आते हुए बोलता है फ्लावर और प्लांट भी एक लिविंग थिंग है। सो रूड, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी पब्लिक डिसेंस नहीं है। उसे देखो वो गार्ड गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम ये सोचते हो कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? चलो अब जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अपने एमसी नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी मूव नहीं करता। ये सुन के वो गार्ड कंफ्यूज होते हुए अपने पैरों के नीचे देखता है जहां हम देखते हैं उसने उस सन गैदरिंग फ्लावर के ऊपर पैर रख दिया होता है। ये देखकर वो गार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तेजी से पीछे की ओर हट जाता है। साथ ही हम देखते हैं वो सन गैदरिंग फ्लावर भी अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो फ्लावर अपने टहनियों से उस गार्ड के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिन्हें वो गार्ड डोज करते हुए चिल्लाते हुए अपने एमसी से बोल रहा होता है तुम कमीने कहीं के, तुमने मुझे किस जगह पर फंसा दिया? ये तो सन गैदरिंग फ्लावर्स का फील्ड है। अपने एमसी बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था लेकिन वो तुम ही थे जिसने की मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम इतनी जल्दी थक कर मरना नहीं चाहते तो शांति से खड़े रहो। तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे वो उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। चलो फिर ठीक है, पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ। इतना बोल के अपने एमसी वहाँ से जाने लग जाता है। वो गार्ड पीछे से चिल्लाते हुए अपने एमसी को रुकने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तभी वो फ्लावर्स अपने बेलों से उसे जकड़ लेते हैं और एक फ्लावर अपना बड़ा सा मुंह खोल के उसे खाने के लिए आने लग जाता है, जो देखकर वो गार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ वो फ्लावर उस गार्ड को खा जाता है। वो गार्ड गुस्से से बोल रहा होता है तुम परवट फ्लावर कहीं के, तुम्हारी मुझे खाने की हिम्मत कैसे हुई? साथ ही वो उसके पेट को चीर के अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है और वो थोड़ा और अपना पावर लगाकर उसके पेट को चीर के बाहर आ जाता है। इसी के साथ वो उन सभी फ्लावर को मारने के बाद काफी स्पीड में अपने एमसी की तरफ जाने लग जाता है और गुस्से से बोल रहा होता है तुम कमीने डीमन कहीं के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और गाइस यहीं पर हम अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।